Hey guys, warm welcome to our fun of रास्ता एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या है बेटा, भौतिक जो और आर्थिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं जो हैं हमारी, उनको पूर्ति करने वाले तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मानव की भौतिक आर्थिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्व क्या हैं, संसाधन कहलाते हैं। भौतिक आवश्यकता है, जैसे भी आपको जरूरत वाली चीजें हो गई, ठीक है, उनसे वो भौतिक आवश्यकताओं में आ जाएंगी। आर्थिक आपकी फाइनेंशियल, कल्चरल चीजें, जो सांस्कृतिक चीजें हैं, जो भी आपके हैं कल्चर, उनको फॉलो करने के लिए अपने को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो क्या है, सभी संसाधन ही हैं। अब बात करते हैं संसाधन प्राकृतिक, ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधनों की, ठीक है, क्योंकि संसाधन अपने को मोस्टली संसाधन प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है, और मोस्टली क्या, लगभग सभी संसाधन है। अब उनमें से कुछ चीजें अपन प्रकृति की चीजों को यूज करके कुछ बना लिया तो वो एक अलग चीज है, लेकिन मेन सोर्स तो उसका क्या है, प्रकृति ही तो है। तो हालांकि वो कृत्रिम में आ जाएंगे, मानव निर्मित में आएंगे, लेकिन उनका जो मेन सोर्स है, जिनसे अपन बना रहे हैं उन संसाधनों को, वो क्या है, प्रकृति ही तो है। जो प्राप्त चीजें होंगी उनसे तो बनाएंगे। तो वे संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, ठीक है, और जिनका इस्तेमाल जीवों के द्वारा यानी हमारे द्वारा होता है या अन्य जीवों के द्वारा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्लियर बेटा। अब प्राकृतिक संसाधन है आपका वन हो गए, जल स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं। क्लियर। इन प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता अनुसार ही अपने को उपयोग करना चाहिए। अगर मान लो इन प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे कोयला, पेट्रोलियम के बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाले संसाधन हैं, ठीक है ना, तो अगर हम जल स्रोत भी हैं या फिर वन है, अंधाधुंध उनकी कटाई करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। तो इनका जो हमें प्रयोग है या दोहन है, इनको हम यूज में जो ले रहे हैं, उनको भाई तरीके से करना चाहिए, नहीं तो ये सिंह समाप्त हो जाएंगे। जब सिंह समाप्त हो जाएंगे तो सोचो, आज जो हमारी भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं, उनको जो पूरा कर रहे हैं संसाधन, अगर समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारे जीवन का, हाँ, पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर तो भाई बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा सब चीजें। जो हमारी सुख शांति की जो चीज है वो सारी खत्म, पेट्रोल खत्म, कैसे जाएंगे भाई, है, कोयला खत्म, कैसी चीजें होंगी। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार अगर हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक संसाधन होते हैं समाप्य संसाधन और एक असमाप्य संसाधन। तो जो समाप्य संसाधन है वे कौन से हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अगर हम असमाप्य संसाधन की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है वायु, क्योंकि यह सीमित मात्रा में, और वायु का यूज अपन जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश भी अभी तो समाप्त नहीं हो रहा, ठीक है, 5 अरब वर्ष लगेंगे, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक। वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है। पर्यावरण को अपने को संरक्षित करना है संसाधन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। प्रदूषण की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना ही प्रदूषण है। अब जैसे प्राकृतिक संसाधन है, मृदा हो गई, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही तो है। अगर ये दूषित होते हैं तो क्या होगा, प्रदूषण होगा। अब पर्यावरण समस्याएं देखो, अगर ये प्रदूषित होंगे तो पर्यावरण समस्या अपने को दिख ही रहा है। आज पर्यावरण कैसा है और पहले कैसा था। आज ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे सर्दियां बहुत होती थी पहले, है ना, और आज कितनी गर्मी पड़ रही है ना। जो गेहूं की फसल है वो बड़ा मुश्किल से होगी अच्छे से, क्योंकि गेहूं के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए, ठीक है, वो हो नहीं पा रहा है, तो बड़ा समस्याएं यहाँ पे क्रिएट होने वाली हैं, ठीक है। तो इनका कारण क्या है, क्या हम इनका खुद से निवारण कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भैया, हम तो असहाय हैं। हम, अगर मेरे बस में होता, आपके बस में होता, भाई ठंड पड़ जा और पड़ जा, कहते भाई ऐसा हो जा, पड़ती क्या, नहीं ना, ये चीजें नहीं हो सकती हैं, है ना। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। वृक्ष की कटाई हो रही है, और जो वायु प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट उससे है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग इनसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो और बर्फ भी पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे बेटा, ठीक है। तो इन चीजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कानून बना के ही रोका जा सकता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, और काम भी कर रहे हैं संगठन, ऐसा नहीं है नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम चल रहा है वो स्लो है, वो बहुत ही तीव्र गति से होना चाहिए। अगर वैसे ही चलता रहा तो समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी, जो अभी नहीं हुई हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
क्या है, देखो प्राकृतिक संसाधनों को अगर अपने को बचाए रखना है तो भैया ठीक ठाक तरीके से उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, उनकी आवश्यकता है जिससे हमारी अगली पीढ़ी को मिल सके। ठीक है ना। पेट्रोलियम का जो अभी यूज हो रहा है जिस हिसाब से अगर आगे तक चलता रहा तो लगभग 40 वर्ष के समथिंग पेट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अपने को भाई संरक्षित रखनी पड़ेंगी, हमें कम यूज करना पड़ेगा, सिंगल वाहन का ना यूज करके पर्सनल वाहन का ना, हमें ऐसे वाहनों का यूज करना चाहिए शेयर है, बस शेयर ऑटो लेना चाहिए। ठीक है, बस इसका प्रयोग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राकृतिक जो संसाधन है बेटा इनके प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। एक सिंपल सी बात अभी हमने पढ़ा, एक तो ये कैसे हैं प्राकृतिक संसाधन, मोस्टली ऐसे संसाधन है जो समाप्य हैं, मतलब जो समाप्त तो हो जाएंगे, सीमित मात्रा में है, तो भैया इनको तो संपोषित करना पड़ेगा ना। अगर ये समाप्त हो गए तो बहुत समस्या होगी। अब जंगल है, ठीक है, जंगल को भी एक दिन काटोगे तो समाप्त हो ही जाने हैं। ठीक है, बहुत कटाई हो रही है उद्योग धंधों में, लकड़ियां वगैरह, इमारतें वगैरह, लकड़ियां भी और बाकी बहुत सारे कागज उद्योग वगैरह में भी वनों का यूज होता है। ठीक है ना, तो भाई इनको वनों को अपने को बचाना पड़ेगा। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो बारिश कैसी होगी, चीजें इन्वायरमेंट तभी तो बदल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा चेंजेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। वो कारण क्या है, यही सब कारण है। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसका कारण क्या है, मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अब जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ेगी तो उनको संसाधन भैया ज्यादा चाहिए ना, मांगे संसाधन की बढ़ रही है, तो भैया संसाधन को प्रबंधन की अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो सबको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, होगा क्या, अब देखो संसाधन का दोहन जो है वो अंधाधुंध हो रहा है। जैसे मैंने कहा अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, वाहनों से प्रदूषण बहुत हो रहा है, और इससे क्या है पर्यावरण को तो क्षति पहुंच ही रही है, पर्यावरण का तो बहुत नुकसान हो ही रहा है। अब जैसे कहीं पे क्या है, बहुत सी जगह ऐसा होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको जमीन अलॉट कर देती है जंगलों की। अगर वहां पे कोई हीरा वगैरह या खदान वगैरह ऐसी निकलती है किसी चीज की, तो वहां पे बहुत सारे जंगल काटने पड़ते हैं उसके लिए, उससे भी बहुत सारा, और उसके साथ अपशिष्ट भी निकलता है तो उनका निपटारा नहीं हो पाता है, वही पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती रही तो अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक ये सब कुछ होने वाला है। ओके, अब हम बात करें गंगा सफाई योजना की, तो गंगा सफाई योजना अभी से नहीं चली आ रही है, अभी तो नमामि गंगे योजना चल रही है, पीएम मोदी ने चला रखी है। ठीक है, लेकिन गंगा को हम चाहे पहले 2014 में देखा हो या बिल्कुल वही है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और आपको ताज्जुब होगा, गंगा जो सफाई परियोजना है वो कब से, अभी से नहीं है, 1985 से चल रही है। अब सोचो 1985 से 2022 आ गया लेकिन गंगा साफ नहीं हो पाई है। बताओ कितनी गवर्नमेंट आई और गई। तो भाई इसमें सरकार के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो गंगा को दूषित होने के जो कारण है उन पे अपने को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्यों है, तो उन चीजों को भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ स्थानीय लोगों के भी हैं और कुछ जो गंगा का क्या है बड़ी बड़ी शहरों से होकर गुजर रही है उसका भी कारण है। वहां की जो कंपनियां होती हैं उनका जो दूषित जल होता है गंगा में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखो 1985 में इसलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि उस टाइम पे गंगा की जल की गुणवत्ता कम हो गई, मछलियां मरने लगी थी। अब जब मछलियां मरने लगी तो वही चिंता का विषय, भाई क्यों मर रही है मछलियां, है ना। तो गंगा की सफाई करना और उसकी गुणवत्ता बढ़ाना फिर उस परियोजना का जो है गंगा सफाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य था, मतलब स्टार्ट की गई थी 1985 में। अब जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने के देखो, एक तो पीएच वैल्यू से बहुत इजीली माप सकते हैं, और जल में एक जीवाणु होता है जिसका नाम है कोलिफॉर्म जीवाणु। ठीक है, जो मानव की आंत में पाया जाता है। और ये ऑप्शन के लिए बेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑप्शन में आया है, तो आप ध्यान रखना ये ऑप्शन में आ सकता है, जिसकी वजह से गंगा दूषित हुई है। ठीक है, जल का संदूषित होना, क्योंकि इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना क्या है जल हमारा दूषित कहा जाएगा। क्लियर है ना। ठीक, इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, गंगा प्रदूषण। तो देखो गंगा जो निकली है गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक जा रही है, यानी गंगोत्री से निकली है और बंगाल की खाड़ी में ये जा रही है जो गंगा सागर में जाके मिलती है। ठीक है ना बेटा। अब ये यात्रा कितनी करती है, 2500 किलोमीटर की करती है। और 2500 किलोमीटर में गंगा के किनारे बहुत सारे शहर पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है। ठीक है, इनसे होके गुजरती है। अब उत्तर प्रदेश में भी कई सारे शहर पड़ते हैं, बिहार में भी, बंगाल में भी। तो इन शहरों का कचरा हो गया या मल गंगा में ही प्रवाहित कर दिया जा रहा है। ठीक है ना। और बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे नहाना, गंगा के किनारे कपड़े धोना या मृत व्यक्तियों की जो राख है या शवों का बहाना भी गंगा का मुख्य प्रदूषण का कारण है, गंगा प्रदूषण का कारण है।
अच्छा, गंगा में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो वो जो कंपनियों का वेस्टेज है वो उसमें छोड़ा जा रहा है, या शहरों के जो नाले हैं वो, तो उनको अपने को भाई रोक लगानी पड़ेगी। उसके लिए तो सरकार या फिर लोग जो हैं स्थानीय, अगर वो आंदोलन करें तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो जिम्मेदारी अपनी भी है, ठीक। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के, अब देखो पर्यावरण दूषित हो रहा है, अब इसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट तो अपना कर ही रही है, राष्ट्रीय बहुत सारे संगठन भी, एनजीओ भी लगे हुए हैं, तो अगर हम पे बात आती है तो हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं पर्यावरण को सही करें। तो इसके लिए 5 R का सिद्धांत है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आता है इनकार यानी रिफ्यूज। अपने को उन चीजों को यूज नहीं करना है जिनसे पर्यावरण प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। जैसे सामान अगर हम कोई लेने गए तो प्लास्टिक की थैली अपने को नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कम यूज, ऐसी वस्तुओं का कम यूज करना है, ठीक है, जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब जैसे मान लो आवश्यकता नहीं है और फिर भी हमने बल्ब का स्विच ऑन रखा है, फैन हमारा चल रहा है, या कोई नल से पानी टपक रहा है उसको हम टपकने दे रहे हैं, और भोजन को पूर्ण रूप में ना खा के हम उसको फेंक रहे हैं, तो इससे पर्यावरण ये प्रदूषण हो रहा है, संसाधनों की भी कमी हो रही है, कितना सारा नुकसान है, ठीक है। तो ये बच सकता है, ये हमारी जिम्मेदारी है जो अपने को निभानी है। अब आता है पुनः उपयोग। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अपन पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे मान लो जल से हमने सब्जी धोया और उसी जल को हम पेड़ पौधों में लगा सकते हैं। कपड़े धोने के बाद जो जल है उसको फर्श या गाड़ी साफ हम उससे कर सकते हैं। क्लियर। पुनः प्रयोजन, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा उनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनको अन्य दूसरे मतलब उसी कार्य में नहीं ला सकते, लेकिन दूसरे काम में तो ला सकते हैं ना बेटा। जैसे टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तन उनमें हम पौधे उगा सकते हैं ना, प्लास्टिक की बोतलों में पौधे उगा लेते हैं। पुनः चक्रण, अब जैसे प्लास्टिक हो गया, कागज या धातु हो गई, ठीक है, वस्तुएं, तो उनको पुनः चक्रण करा के हम दोबारा कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और दोबारा उसी से बन की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने को करनी है। अब सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, देखो पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः चक्रण से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की भी बचत होती है, तो पुनः इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन संपोषित विकास क्या है बेटा। तो संपोषित विकास की जो अगर हम कहें संकल्पना जो है, मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनको ध्यान में रखकर की गई है, यानी उनके लिए संसाधनों का अपने को संरक्षण करना है। नहीं तो क्या होगा, उनको संरक्षण, अगर अपन संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो उनको पेट्रोल मिलने ही वाला नहीं, यानी आने वाले 40-50 साल में पेट्रोल खत्म, अगर जिस हिसाब से भी चल रहा है। इसीलिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं ना, जिससे पेट्रोल कम खपत हो, दूसरी तरफ जाए जिससे कि पेट्रोल भी बचा रहे, क्योंकि पेट्रोल का भी एक काम होता है जो अपने जरूरत पड़ने पे यूज आएगा, है ना। हम उसका पूर्ण रूप तो विकल्प अभी नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे जरूर हम पेट्रोल का विकल्प अपने को मिल जाएगा। संपोषित विकास का उद्देश्य की अगर हम बात करें, देखो मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति करनी है, और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संपोषित ये होना जरूरी है, ठीक है, संपोषित विकास का उद्देश्य। अब अगर हम कहें पर्यावरण को नुकसान से बचाना है तो भी यही होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान से बचाना और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना है संपोषित विकास का उद्देश्य, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं, देखो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास भी होता है संपोषित विकास से, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण यानी अपने को सोचना है कि ये जो संसाधन है ये केवल ऐसा नहीं कि हमारे टाइम में खत्म हो जाए, भैया आने वाली पीढ़ियों को भी मिलने चाहिए, ठीक है ना। इनका वितरण जो है, जो संसाधन है समान रूप से होना चाहिए सभी समूह को। ऐसा नहीं जो अमीर है भाई उसके पास तो ज्यादा हो गया, जो गरीब है उसके पास नहीं है। तो लगभग ये जो वितरण है संसाधनों का वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंध होना चाहिए। अब हम समझेंगे वन एवं वन्य जीव संरक्षण के। तो वन जो है जैव विविधता के तप्त स्थल होते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। अगर अपन नहीं रखेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा भाई, ठीक है, खाद्य श्रृंखला पे प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, यानी एक तरीके से जीवन ही तहस नहस हो जाएगा।
अब जैव विविधता क्या है, इस पे भी आपका 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसी यानी बहुत सारी जातियां, जैसे पुष्पी पादप हो गए, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु या अन्य जीव जंतु जो भी हैं, ठीक है, वो सब किसमें आ जाते हैं, जैव विविधता। तप्त स्थल ऐसे क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा, चाहे वो वन हो या वन्य जीव संपदा, ठीक है, पाई जाती है, उनको अपन क्या कहते हैं, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न 1 नंबर में। अब बात करते हैं दावेदार। इन वनों का दावेदार कौन है, यानी ये किसके हैं, तो ऐसे लोग जिनका कार्य किसी चीज पर निर्भर हुए उसके दावेदार होते हैं, जिस चीज। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वनों के दावे। सबसे पहले अब देखो स्थानीय लोग जो होंगे वहां के, क्योंकि उनका वो वहां पे रह रहे हैं, तो उनका जीवन जो है वो वनों पे है, निर्भर है, उन्हीं से चीजें अपनी वो खाने की चीजें वो वहां से प्राप्त करते हैं, लकड़ियां वगैरह, घर उन्हीं से बनाते हैं। तो वो पूरी तरह से स्थानीय लोगों का जो जीवन है वो वन पे, तो वो वन के सबसे पहले दावेदार है। फिर बात आती है गवर्नमेंट की, सरकार और वन विभाग, क्योंकि भाई सरकार और वन विभाग जिसके पास वनों का स्वामित्व है, ठीक है, सरकार की तो है सारी चीजें, तो वो वनों से प्राप्त संसाधनों पर नियंत्रण करते हैं। वन उत्पादों पर निर्भर व्यवसाय, कुछ ऐसे व्यवसायी जो तेंदू जो पत्ती होती है उसका बीड़ी बनाने में उपयोग है, तो यहां से भी ऑप्शन बन सकता है, आपका ध्यान रखना। ठीक है, तो कागज मिल वाले जो कुल मिला के जो व्यापारी लोग होते हैं, जिनसे मतलब जो वनों से अपने कच्चे माल को प्राप्त करते हैं, चाहे वो कागज बनाने के लिए या अन्य फर्नीचर वगैरह के लिए, तो वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं वनों के दावेदार हैं, क्योंकि वो पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी, तो वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी की बात करें, देखो वन्य में रहने वाले जीव तो है ही है भाई, उनका तो है ही है वन्य। अब जो पर्यावरण प्रेमी है वो भी है, ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत आस्था रहती है और वो संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। वन्य जीव संरक्षण में विभिन्न समुदाय की भूमिका क्या है, देखो एक बहुत ही घटना मिलती है, दुखद घटना है राजस्थान की। ठीक है, विश्नोई समाज के लोगों की भूमिका अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। राजस्थान के विश्नोई समाज वनों के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया था। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई जो थी 1731 में राजस्थान के जो जोधपुर नामक जगह है वहां पे खेजराली गांव, तो वहां पे खेजरी वृक्ष थे, तो वहां पे काटने आए थे लोग उन वृक्षों को, तो उनको बचाने के लिए 363 लोगों ने क्या किया, अपना बलिदान दे दिया। कितने लोगों ने, 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। कितनी दुखद घटना थी। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, मतलब घोषित किया है, दिया लगा है वन संरक्षण के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो एक और अपने को घटना मिलती है, चिपको आंदोलन मिलता है। चिपको आंदोलन में ये हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल में रैनी नामक एक गांव है, रैनी। ठीक है, वहां पे 1970 में क्या हुआ, 1970 के प्रारंभिक दशक में अगर देखा जाए तो वहां पे स्थानीय लोगों के गांव के पास में कुछ ठेकेदार लकड़ी को काटने आए थे, तो वो वहां के लोगों ने उसका विरोध किया और वो जो पेड़ थे उनसे जाके चिपक गए। ठीक है, जिससे फिर ठेकेदार को वापस लौटना पड़ा। ठीक है, अच्छा ये काटना आए थे या कैसे, ये सारी चीजें क्या है ना बेटा, ये होता क्या है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करते हैं, उनको बेच देते हैं वनों के पैसे कमाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनसे उनको संसाधन, वो सोचते हैं इनको भाई के नए वृक्ष लगा देंगे, तो ऐसा भी होता है, लेकिन उस चीज को संरक्षित करते हैं। अब हर जगह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैसों के लिए भी यूज किया जाता है इनका। अब पहले जैसी चीजें नहीं है, पहले ये ज्यादा होता था, अब चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन अब भी ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जंगल नहीं काटे जा रहे हैं, अब रोड बन रहे हैं तो जंगल काटे जाते हैं। ठीक है, रोड रास्ता अगर जंगल से है तो कितने सारे जंगल काटने पड़ते हैं। ठीक है, रास्ते के बीच का सब कट जाता है, या फिर वहां कोई खदान वगैरह है तो कितना साफ करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के वन विभाग। देखो पश्चिम बंगाल का वन विभाग था, उसने क्या है, तो वहां के स्थानीय लोगों की पहले तो सक्रियता बिल्कुल ही हटा दी, पूरा अपने स्वामित्व में ले रहे। तो वहां पे क्या नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी फिर वो बना, बहुत सारी मतलब आपस में मन मुटाव हो गया। लेकिन वहां पे एक अधिकारी है, तो वन अधिकारी, उन्होंने क्या किया, वहां के जो स्थानीय लोग थे उनकी भागीदारी ली, उनको आपस में सामंजस्य बिठाया और फिर वहां पे वृक्ष लगाए। तो 1983 में अगर देखा जाए तो आरावाड़ी का जो पश्चिम बंगाल में जगह है, सालवन वहां पे वृक्ष है, वो बहुत ही काफी मात्रा में अच्छे हो गए। जबकि वहां कहा गया था भाई ये बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, पूरा बिल्कुल जंगल तहस नहस हो गया था। वो भी किसके कारण, गवर्नमेंट के जो वहां पे जो कर्मचारी थे उनके कारण। ठीक है, अब वनों का मूल्य जब वो हरे भरे हो गए तो वनों का मूल्य वहां पे फिर मांगा गया 12.5 करोड़, सोचो। ठीक है,
तो स्थानीय लोगों की वनों के संरक्षण में बहुत भूमिका होती है, उन पर ध्यान हमेशा देना चाहिए। ठीक है, आदिवासी या वनवासी जिन लोगों को कहा जाता है, वो बहुत ही वन संरक्षण में काम करते हैं और उन्हीं जंगलों की वजह से अपने को वर्षा या बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब अगर हम बात करें वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण या प्रबंधन की आवश्यकता क्यों, देखो उनके बहुत सारे कारण हैं। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनसे अपने को बहुत सारी मूलभूत चीजें मिलती हैं, पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। इसके कई सारे पॉइंट हैं। जैसे हम देखें, वनों से अपने को इमारती लकड़ियां, चारा, गोबर, सुपारी, लाख, सूखा, कोयला, बहुत सारी चीजें अपने को मिलती हैं। वनों से फल फूल, मेवे, सब्जियां, कच्चा माल, सिलाई, धागा, बहुत सारी चीजें मिलती हैं और पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, संतुलन बनाए रखता है प्रकृति का, और वन्य जीव से भी अपने को ऊन वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। ठीक, कई सारी चीजें आप इनमें अपने से बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले ही लेना सारे। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण या प्रबंधन के उपाय क्या हैं, किस तरह से? देखो, सबसे पहले तो वनों का अतिदोहन नहीं करना है, मतलब वनों की जो कटाई है नदन, उस पर रोक लगानी है। जितने वृक्ष काटे जाएं उससे ज्यादा आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बड़े होंगे, बड़े होने में टाइम लगेंगे ना। भैया जितने काट रहे हो उससे ज्यादा आपको कम से कम 4 गुना वृक्ष लगाने चाहिए, तब जाके उन वृक्षों को काटना है। ठीक है, जंगलों और जंगलों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना होगा। वन्य जीवों के शिकार पे क्या होगा, प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, जो अभी लग चुका है। और आपने सुना होगा वो क्या नाम है, हिरन वाला मार दिया था ना सलमान खान, तो काफी अभी भी शायद केस चल रहे हैं। तो ये तो प्रतिबंध लग ही चुका है। ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक वृक्ष लगाने का संकल्प तो लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, इतना तो अपने को करना चाहिए। वनों से जितना आवश्यक हो उतना ही दोहन करना चाहिए, नहीं तो अपने को नहीं। ठीक है, पर वनों को जलाना नहीं है और पर्यावरण प्रदूषण को अपने को कम से कम करना है। अब बात करेंगे, हम वन की बात कर ली, अब बात करते हैं जल की। तो वन भी आवश्यक है, वन से ऑक्सीजन मिलता है, और जल तो भैया है यह सब कुछ, जल के बिना क्या है। ठीक है ना, तो जल के बिना जीवन है, जल के बिना तो जीवन ही नहीं है। ठीक है ना, तो वन होंगे ना हम होंगे। ठीक, तो जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या वैसे जीव जंतु हो। ठीक है, और जल का जो संरक्षण है या फिर हम जल देखें तो बहुत कई प्रकार से करते हैं। और जल का देखो, बांध हम बनाते हैं, तालाब, नहरें, सिंचाई के रूप में भी उपयोग किया जाता है जल का। तो जल संग्रहण क्यों किया जाता है? जल संग्रहण हम करते हैं क्योंकि भैया जल संग्रहण का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, भूमि एवं जल के प्राकृतिक जो स्रोत है उनका विकास करना है। ठीक है, जिससे जल हमें लंबे समय तक मिलता रहे, और मिलता रहेगा तभी तक जीवन रहेगा, अन्यथा जीवन खत्म है ना। वर्षा जल संचयन, अब देखो वर्षा का जल संचयन करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, जैसे राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र, नाड़ी बनाया जाता है, महाराष्ट्र में बंदारस या ताल, जम्मू कश्मीर की बात करें तालाब, कुल, कर्नाटक की बात करें तो कट्टा, उत्तर प्रदेश की बंदिश, हिमाचल में कुल नामक प्रणाली है, बिहार में आहार, पाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे भौमजल। तो भौमजल क्या है बेटा, भूमि के अंदर जो जल के स्रोतों को अपन भौमजल कहते हैं, यानी भूमि के अंदर जो जल के स्रोत हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, भौमजल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अगर लाभ की बात करें तो ये बांस बनकर भी नहीं उड़ता है, क्योंकि ये जो जमीन के अंदर ही आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, और जो वनस्पति हैं उनको भी ये मिलता रहता है, उनकी जड़ें जो लंबे गहराई तक जाती है उनको आसानी से मिलता रहता है। और ये एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि मच्छरों की भी समस्या नहीं है, क्योंकि अंदर जब चला गया तो मच्छर भी नहीं उत्पन्न होंगे, मच्छर तो ऊपर भरे हुए जल से उत्पन्न होते हैं ना। और भौमजल जो है वो अपशिष्टों को संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित ही रखता है, जबकि इसके विपरीत झील है, तालाब है, इनका जल जो है वो संदूषित हो जाता है, यानी दूषित हो जाता है। अब देखते हैं बांध। तो बांध बनाते क्यों, देखो बांध बनाकर अपन काफी मात्रा में जल का संग्रहण करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं। और बांध बनाया जो जाता है उससे जल का अपन 2 चीजों में प्रयोग करते हैं, एक तो सिंचाई, दूसरा विद्युत के उत्पादन में। ठीक है, अब बांध बना दिया, छोटी छोटी नहरें वहां से निकाल देते हैं, नदियों के द्वारा जल को काफी दूर तक भेजा जाता है। ठीक है, अब जैसे बांध कहाँ कहाँ बनाए गए ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। टेहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी, ठीक है, नदी गंगा। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, और भांगड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है। ठीक है, ये ऑप्शन ध्यान रखने आपसे पूछे जा सकते हैं।
बांधों के अगर लाभ की बात करें तो सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित मात्रा में, हम सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना होता है। अलग अलग डायरेक्शन में अपन भेज सकते हैं, अलग अलग जगह पे जहाँ पे नदियां नहीं है वहां पे नदी बनाई जा सकती है। बांधों के लाभ है। और देखो विद्युत उत्पादन किया जाता है और क्षेत्रों में लगातार जल का हम वितरण कर सकते हैं किसके द्वारा, बांध को बनाकर। ठीक है, जैसे वर्षा का जल है वो तो एक ही जाएगा, लेकिन बांध बनाकर हमने जल को रोक रखा है, फिर अपने हिसाब से वहां पे भेज सकते हैं। बांध बनाने में समस्याएं क्या होती है? देखो काफी समस्याएं हैं और जटिल समस्या हैं। ठीक है, इनसे नुकसान भी काफी है। देखो सामाजिक समस्याएं की अगर देखें तो जहां बांध बनाया जाता है वहां पे रहने वाले जो किसान हैं या आदिवासी जो भी लोग वहां पे रहते हैं, वहां पे उनको विस्थापित होना पड़ता है और उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है मिलता ही नहीं है, उचित का छोड़िए। आर्थिक समस्याएं, देखो बड़े बांध बनेंगे तो जनता का धन भी बहुत ज्यादा लगेगा और उस अनुपात में उतना लाभ नहीं हो पाता है। पर्यावरण समस्याएं भी हैं, बड़े बांध बनते हैं तो वहां पे जो भी जीव जंतु रह रहे होते हैं उनका विनाश ही हो जाता है, वनों का, जंगलों का। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र वहां का तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब देखो एक प्रणाली है सिंचाई की, कुल्लह प्रणाली। ये लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर की सिंचाई स्थानीय प्रणाली थी। मतलब कुल मिला के अपने अभी जैसी नहर नहीं है, मतलब छोटी छोटी नहर नालियां जैसी यहाँ पे बनाई जाती है, नदियों टाइप की। मतलब काफी बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, ये ऊपर से नीचे तक इनमें जल आता है, तो सबसे जो जल दिया जाता है पहले सबसे लास्ट वाले को, फिर ऊपर, फिर इस तरह से इस जल का यूज भी ये लोग करते हैं। ठीक है, और इसका जो देखभाल है वो गांव के लोग ही, स्थानीय गांव के लोग ही करते हैं वहां पे। और जो देखभाल करते हैं 2-4 लोग, उनको पैसा भी दिया जाता है गाँव के लोगों के द्वारा ही, यानी खुद से पूरा कंट्रोल करते हैं इस चीज को। ठीक है, नियंत्रण जो भी है। ठीक, अब एक है खादिन नाम की प्रणाली, ये राजस्थान में इसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें देखो आप देख रहे हो, वृक्ष देख रहे हो यहाँ पे, इसमें जो बड़ा सा जो बंदिश है, ईंटों जैसा लग रहा है, तो पहला वाला जो है वृक्ष के, तो यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, देखो इसमें जल इकट्ठा किया जाता है, बांध सा टाइप का बना देते हैं ये। अब यहाँ पे जल ये इकट्ठा करते हैं, अभी ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इतना सारा जल इकट्ठा हो गया। ठीक, ये यहाँ पे ये जल इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, तो ये जल कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये खादिन बांध कह सकते हैं इसको, तो अब ये यहाँ पे भी इकट्ठा होगा। ठीक है, और फिर इसके थ्रू इसको इसमें भी डाल लेते हैं, कृषि इसको यूज में ले लेते हैं, काफी टाइम तक इसमें भरा रहता है। अब ये देखो यहाँ पे समाप्ति हो जाएगा, तब भी ये जमीन के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे जनरल सी बात है कि कृषि की जा सकती है, क्योंकि जमीन सूखी नहीं है, जमीन के अंदर चला गया है, तो कम पानी देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो खादिन विधि द्वारा जल संग्रहण, सूखे की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा पानी की बूंद बूंद को संरक्षण किया जा सकता है। बताओ कितनी अच्छी विधि है ना, बूंद बूंद को भी संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ढलान वाली जगह पे ये बनाया जाता है। ठीक है, बंद द्वारा रुककर जलाशय, मतलब कुल मिला के एक बंदा लगा देते हैं, ढलान है, इकट्ठा हो जाता है, एक तालाब की तरह बन जाता है। अगर ये सूख भी जाता है तब भी फिर कृषि की भूमि तो काफी नमी रही जाती है। ठीक है, फसल तो उगाई सकते हैं। अब बात करते हैं जीवांश ईंधन। तो जीवांश ईंधन क्या है भैया, जो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के उससे जो बने हैं अवशेषों से, वही जीवांश ईंधन है। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम ये जीवांश ईंधन है, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इनके यूज से क्या है, नाइट्रोजन गैस हो गया, चाहे नाइट्रोजन या ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की चीजें, मतलब गैसें जो उत्पन्न हो रही है, जिनसे पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कोयला पेट्रोलियम। तो कोयला पेट्रोलियम क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन कह सकते हो, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन या नवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो समाप्य हैं, मतलब एक आज हैं और आने वाले टाइम में नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, और जीवांश से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जीवांश ईंधन कहते हैं। निर्माण की अगर हम बात करें कोयला का, तो कोयला का निर्माण 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो वनस्पति के अवशेष हैं उनके दबने से हुआ है, उनके अपघटन होने से हुआ है। ठीक है, पेट्रोलियम की बात करें तो समुद्र में जो रहने वाले जीव हैं उनके मतलब भौगोलिक उथल पुथल हुई और वो नीचे दब गए, अधिक दाब और ताप के कारण क्या हुआ, वो अपघटित हो गए, किसमें बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। ठीक है, इसमें भी लाखों साल लगते हैं। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, अपने को सबको पता है। अगर हम बात करें कोयला की, तो वो 200 वर्ष चलने वाला है लगभग, और वर्तमान दर से जिस हिसाब से भी यूज हो रहा है पेट्रोल, अगर वही होता रहा तो 40 वर्षों में समाप्त, मतलब अपनी लाइफ में ही समाप्त होने वाला है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन से प्रयोग से होने वाली हानियां, वायु प्रदूषण है बेटा, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण के साथ साथ अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बीमारियां बहुत सारी होंगी, दमा खांसी के, वायु प्रदूषण होगा तो बीमारियां होंगी। वैश्विक ऊष्मा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बताया ही था मैंने आपको, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है वायुमंडल में, हो ही रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव।
जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, ये समाप्य और सीमित है। अगर हम नहीं बरतेंगे तो भैया मितव्ययता मतलब ये मित्र के हिसाब से हम कह सकते हैं, या फिर इनको कम व्यय हमें करना है। ऐसा मितव्ययता मतलब कम व्यय करना चाहिए इनको। एक बार समाप्त होने के बाद ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे, भविष्य में उपलब्ध हमारी मतलब लाइफ में तो उपलब्ध होने वाले नहीं, उनको लगभग लाखों साल लगता ही है, आपको दिख ही रहा है, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा हुआ तो अभी भी दोबारा बना लेते हैं हम लोग, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करना चाहिए। अब जैसे बिजली का कोई भी उपकरण है, अगर उसकी यूज नहीं करना है तो स्विच बंद कर देना चाहिए। घरों में CFL का उपयोग करना चाहिए, आजकल तो LED चल गया है, ठीक है। निजी वाहनों की अपेक्षा अपने को सार्वजनिक वाहनों में ही अपने को क्या करना चाहिए, यात्रा करना चाहिए, ठीक है। लिफ्ट की अपेक्षा अपने को सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना। ऊर्जा खपत की बात करें तो भैया ऊर्जा खपत तो बहुत मात्रा में हुई है। कारण क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तो वही वैसे संकट भी गहरा रहा है। तो अपने को भैया ऊर्जा खपत को कम करना ही होगा। स्वयं के मोटर वाहन अधिक के स्थान पर बस में यात्रा, वही चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। सर्दी में स्वेटर का प्रयोग करना चाहिए, ना कि एसी से है, एसी या हीटर चलाना चाहिए। एसी तो नहीं है, मतलब अधिक टेम्परेचर भी लोग चला लेते हैं, वो टाइप की आती है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो हीटर तो उपलब्ध सबको हो जाता है, ठीक है। IUCN का पूरा नाम आपको याद रखना है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। हिंदी में है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संघ। याद हो गया, 2-4 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जल संभर प्रबंधन में भी मिट्टी एवं जल संरक्षण पर अपने को इसलिए जोर दिया जाता है ताकि जैव मात्रा के उत्पादन में भी वृद्धि हो सके, ठीक। ये अपने को कुछ पॉइंट्स हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट के तरह से आप इनको देख सकते हो, ठीक है। सामाजिक वानिकी की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोशल फॉरेस्टिंग, ठीक है। वन संरक्षण के लिए जन सहयोग हेतु एक अभिनव योजना प्रारंभ की गई है, जिसको ही सामाजिक वानिकी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक वानिकी क्या है, आप क्या समझते हैं इससे, ठीक है। इसके अंतर्गत बच्चों को लगाने एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस प्रकार बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर हो चुका है, और ज्यादा नंबर के चैप्टर यूपी बोर्ड में तो आते नहीं है, बाकी बोर्ड का सबका अपना अलग अलग हिसाब है। यूपी बोर्ड का अगर देखें तो ये 5 नंबर में आपके 14, 15 और 16 3 चैप्टर आते हैं। क्लियर बेटा? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। एक इसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो एक रह गया है, तो वो अपन जल्दी आपके लिए लेके आएंगे, और उसके बाद आपको 1 वीक में क्वेश्चन सीरीज के 1 या 2 वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप उनको देखते रहिए, जिससे आपके एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और उन वीडियो में वो क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं या आ चुके हैं, ठीक है। उनके आने के चांस बहुत ही ज्यादा होने वाले। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ, वो जरूर ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप उनको तैयार कर लोगे तो मैं श्योर हूं आप 90+ आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। उस पैटर्न को मैं वहां पे बताऊंगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, हालांकि मैं साथ साथ बताता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई हैं उनको भी लेके आऊंगा, तो आप उसको देखते रहें, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मुझे उम्मीद है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।